तो सुर्खियों को हम कुछ देर के लिए रोकेंगे क्योंकि बहुत दिलचस्प तस्वीर आपके सामने। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और उनके साथ रामनाथ कोविंद। आपने पीछे प्रकाश सिंह बादल को भी देखा, वेंकैया नायडू। वो देखिए, ये देखिए, अपने आप में यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अपने आप में यह तस्वीर सियासी तौर पर खासे मायने रखती है। आप वहां देख रहे हैं अब शक्ति प्रदर्शन, कहीं ना कहीं यह अपने आप में शक्ति की एक तस्वीर। सुषमा स्वराज भी वहां बढ़ती हुई और रामनाथ कोविंद पत्रकारों को अभिवादन करते हुए। आप देख सकते हैं यहां पर एक हल्की सी झलक आपने योगी आदित्यनाथ की भी देखी होगी, वो भी वहां मौजूद है। वो देखिए, पीछे योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम बीजेपी के दिग्गज, और इसमें शामिल हैं वो तीन नेता भी, वो तीन मुख्यमंत्री भी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है। कुछ देर पहले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी वहां पहुंचे। और हम आपको बता दें कि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहां शामिल हैं। वो भी इस मंच पे बने हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त संसद भवन के बाहर की। आपसे कुछ देर बाद ये रुख करेंगे, ये लोग रुख करेंगे सेंट्रल हॉल का, जहां लोकसभा सचिव अनूप मिश्रा के सामने अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ये देखिए, प्रकाश सिंह बादल भी वहां मौजूद हैं, मुरली मनोहर जोशी की भी झलक आपने देखी, चंद्रबाबू नायडू, तमाम नेता जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि रामनाथ कोविंद के साथ, उमा भारती, सुषमा स्वराज एक साथ। आसपास रामनाथ कोविंद के मार्गदर्शक मंडल के दो बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह हमेशा की तरह, और रामनाथ कोविंद उनके बीच। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बहुत त्वरित प्रतिक्रिया आप तीनों से, यह तस्वीर क्या कहती है? सबसे पहले अरविंद मोहन, जल्दी। निश्चित रूप से एनडीए की ताकत बता रही है, और एक मैसेज ये है कि हम कितने बड़े हैं और कितना नया हम साथ साथ हैं। आप बताइए विवेक जी, विनोद जी, त्वरित ये तस्वीर क्या बताती है? शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ स्नेह प्रदर्शन भी है। आप देखिए, जिस तरह कोविंद जी ने आडवाणी जी का, मोदी जी का और जोशी जी का हाथ पकड़ा, तो ये भी बताने की कोशिश है कि कहीं कोई मलाल नहीं है, बुजुर्ग भी हमारे साथ है, मार्गदर्शक मंडल भी हमारे साथ है। क्योंकि लगातार एक सुगवाट थी कि आडवाणी दावेदार हो सकते हैं, मगर फिर उसके बाद नहीं हुए। ये लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। कंचन जी, ये क्या तस्वीर बताती है आपके हिसाब से? बड़ा मैसेज क्या है इसके जरिए, कंचन? कि एनडीए की जो अपनी जो यूनिटी है, हाँ, वो इस बार अटूट है। यहाँ पर शिवसेना के कोई दिख नहीं रहे, लेकिन शिवसेना वाले भी वोट डाल रहे हैं। गए चुनाव में शिवसेना ने रैंक्स तोड़ा था एनडीए के, दो बार लगातार। तो ये इस अपने आप में ये एक मैसेज है। और दूसरी जो बात है कि लोग कहते थे कि मार्गदर्शक मंडली और आज की जो भाजपा की टीम है, दोनों के बीच में थोड़ा गल्फ है। ठीक है, तो वो जो गल्फ नहीं है, वो भी यहां पर एक डिस्प्ले करने उस खाई को पाटने की कोशिश जरूर है। तस्वीर जो है आप देख रहे हैं इस वक्त संसद भवन के ठीक अंदर की। यहां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दावेदारी पेश करते हुए लोकसभा सचिव के दफ्तर में। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रामनाथ कोविंद और लोकसभा सचिव के दफ्तर में। जगह नहीं मिलेगी, आगे बुलाया जा रहा है और आगे की पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, सुषमा स्वराज, तमाम भाजपा के बड़े नेता। तो आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता इस वक्त लोकसभा सचिव के दफ्तर में पहुंच गए हैं। और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहां पर दावेदारी जो है वो पेश की जाएगी, और लगातार इससे एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश अपनी तरफ से। और इसकी वजह को आप समझिए। सबसे पहली बात,
कहीं ना कहीं दलित सियासत को साधने की कोशिश इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। दूसरी बड़ी बात, एनडीए में एका बना हुआ है। तीसरी बड़ी बात, चूंकि नीतीश कुमार ने अब तक मौखिक तौर पर अपना समर्थन रामनाथ कोविंद के लिए दिया है, लिहाजा इसको लेकर भी सुगबुगाहट है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्योंकि आपको याद होगा उनके इस फैसले को लालू प्रसाद यादव हिस्टोरिकल ब्लंडर, ऐतिहासिक भूल बता चुके हैं। और आप जानते हैं कि सियासत में इससे पहले इस शब्दावली का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है, जब इसका इस्तेमाल ज्योति बसु ने किया था, और अब लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं नीतीश कुमार के संदर्भ में। ज्योति बसु ने अपने लिए किया था। हाँ, अपने लिए किया था उन्होंने। जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियां बार बार हिस्टोरिकल ब्लंडर करती रही हैं, लेकिन ये अभी भी ब्लंडर किया है उन्होंने, ये कहना मैं मानता हूं कि मुनासिब नहीं है। अगर ये तस्वीरों पे हम लगातार यहां पर बात करेंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक तरफ अमित शाह हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ये देखिए नामांकन अपना पेश कर दिया। तालियां बजाते हुए इस लम्हे का स्वागत कर रहे हैं तमाम नेता। अपनी दावेदारी रामनाथ कोविंद ने पेश कर दी है 63% मतों के साथ। जी हां, अब तक पेपर पर जो समर्थन मौजूद है उसके हिसाब से 63% वोट्स मिलना तय है। अब इन 63% वोट्स में कौन कितना है, करीब 49% तो एनडीए के वोट्स हैं, और इसके अतिरिक्त 13 से 14% आ रहा है गैर एनडीए पार्टीज की तरफ से। ये कौन सी गैर एनडीए पार्टीज हैं? इसमें एआईएडीएमके है, एआईएडीएमके पलानी स्वामी जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो बीजेडी है यानी कि नवीन पटनायक जो कि सीएम है उड़ीसा के, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं, और नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार सिर्फ 1.91% वोट्स ही लेकर आए हैं इस मोर्चे में, और वो बहुत मायने नहीं रखता है, मगर यकीन मान लिए बिहार की सियासत में इसके खासे मायने हो सकते हैं। आपस में बातचीत करते हुए अपना नामांकन भर चुके हैं। कंचन दादा, आप बता सकते हैं इस वक्त ये जो प्रक्रिया के बारे में, अगर आप बता सकते हैं क्या हो रहा होगा इस वक्त? नहीं, ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं, और वो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपने उसकी सारे पेपर्स ऑर्डर में है कि नहीं, और इसके बाद जो है अगले शायद 3 दिन में 3 और सेट ऑफ पेपर्स फाइल किए जाएंगे। तो ये इसकी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है कि बाकियों ने भी इस नॉमिनेशन का सपोर्ट किया है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं कुछ चूक रह जाती है तो ऐसा ना हो कि एक सेट अगर खारिज हो जाती है तो उसके लिए नॉमिनेशन ही खारिज हो जाए। तो इसके लिए एक सावधानी बरता जाता है कि 4 सेट 5 सेट मल्टीपल सेट सबमिट किए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है जब सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हार गया है, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। नहीं, देखिए हाँ। आपने ये पहले भी ये बात कहा है, मैं आपसे वही जानना चाहता हूं। इंदिरा गांधी उस समय जो है कांग्रेस में कांग्रेस स्प्लिट की ओर बढ़ रहा था। आप वहां पर जो पुरानी कांग्रेस थी और नई कांग्रेस थी, बहुत सिंपल टर्म्स में, और इंदिरा गांधी जो है वो नए कांग्रेस को लीड करने की कोशिश कर रही थी। तो कांग्रेस की ऑफिशियल इंदिरा गांधी समर्थन दे रही थी नीलम संजीवा रेड्डी का, मुकाबला था वीवी गिरी के साथ। जी बिल्कुल। और वीवी गिरी का जो कैंडिडेचर था तब वो एक टेस्ट था कि आप इनके साथ हो तो मेरे साथ हो, और अगर आप संजीवा रेड्डी के साथ हो तो आप पुराने कांग्रेस के। मगर उन्होंने एक जुमला जोड़ दिया था कि आप अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट दें। वो कॉन्शियस वोट तो एक उसमें हुआ ये था कि जब नीलम संजीव रेड्डी का नॉमिनेशन हुआ था, वो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और बीच चुनाव में और वीवी गिरी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर फाइल कराया गया था, और बिल्कुल चुनाव की प्रक्रिया के बीच में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि इसमें अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। यानी एक तरह से वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होगा वीवी गिरी, और सरकार के कैंडिडेट सत्ता पर अच्छा, मैं कहा यह जाता है कि जब वो श्योर हो गई कि इनके लिए काफी वोट है, तो तब जाकर उन्होंने कहा कि आप। मैं जरा अतीत से वापस वर्तमान की तरफ आना चाहता हूं। रामनाथ कोविंद किसी भी तरह के कोई विवाद में नहीं रहे, मीरा कुमार जैसे हाई प्रोफाइल भी नहीं है, उस तरह की दलित विरासत उनके पास नहीं है। मगर मीरा कुमार जी ठीक है, सासाराम में मैं उनका काम निजी तौर पर देख चुका हूं। सासाराम की जो दयनीय स्थिति बतौर लोकसभा सीट के रही है, कुछ काम नहीं हुआ है, तो बहुत कुछ बड़ा योगदान उन्होंने नहीं दिया है बाबू जगजीवन राम की जो दलित विरासत की है। मगर रामनाथ कोविंद क्या एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में एक टफ स्टैंड लेने का मादा रखते हैं?
अरविंद मोहन? निश्चित रूप से अब तक उन्होंने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया है, चाहे वो शो नहीं किया अब तक जैसे दलित पॉलिटिक्स में या देश की पॉलिटिक्स में। लेकिन आदमी बदलता भी है, उस पद पे जाके वो क्या करेंगे। कोई मिसाल दीजिए हमें, आदमी कैसे बदलता है? बूटा सिंह तो झाड़ू लगाने की बात कह के आए थे, जैल सिंह, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो मुझे लगता है उन्होंने 5-7 इतने जबरदस्त फैसले किए, और उनके और राजीव गांधी के बीच में तनाव काफी और तनाव ही नहीं, मैंने सरकार को उन्होंने सचमुच नकेल कस के रखी, और टेलिया एक्ट आज तक लटका हुआ है, उन्होंने जो लटका दिया वहां से। विवेक जी? तो इससे बेहतर और दूसरा उदाहरण भी है के आर नारायणन का। के आर नारायणन बहुत एकेडमिशियन थे, बहुत अकादमिक व्यक्ति थे, लेकिन बड़े लो प्रोफाइल व्यक्ति थे। वो उनको संयुक्त मोर्चे ने अपना उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, वो राष्ट्रपति बने। उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने का वहां के राज्यपाल रमेश भंडारी ने भेजा। के आर नारायणन ने उस फाइल को लौटा दिया, और हम लोग उस वक्त लखनऊ में थे, और उसके बाद उन्हीं के आर नारायणन ने राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त करने का सुंदर सिंह भंडारी ने भेजा, उसको भी उन्होंने लौटाया। दोनों समय में के आर नारायणन ने ये इस बात का परिचय दिया कि राष्ट्रपति की जो संस्था है वो कितनी संवैधानिक मामलों में कितनी महत्वपूर्ण है। तो विनोद जी, कहा जाए कि रामनाथ कोविंद के पास अगर मापदंड है तो वो के आर नारायणन का है, जो खुद दलित पृष्ठभूमि के आते हैं, जो कि दावेदार थे संयुक्त मोर्चा के। एक छोटी सी इसमें मैं इंटरजेक्शन करूंगा। के आर नारायणन को बार बार जो है एक वो दलित आइडेंटिटी दी जाती है, कांग्रेस ने भी कोशिश की थी उसकी, और बाकी दलों ने भी की कि वो दलित नेता, दलित दलित दलित। वो खुद इस बात से बहुत नाराज हो जाते थे और बहुत पर्सनली ऑफेंडेड होते थे, ठीक है, कि अगर उनको दलित के रूप से संबोधन किया जाता है या उनको डिस्क्राइब। एक बार मुझे याद है वो फ्रांस गए थे शायद, पेरिस में, और जब वो जहाज वहां पर उतरी तो उनको वहां पर ग्राउंड स्टाफ ने लाके उस दिन के सुबह के अखबार पेश किए, तो उसमें था, ला फिगारो में था शायद, कि भारत के दलित नेता आ रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं यहीं से वापस निकल जाऊं, मुझे नहीं उतरना नहीं है। तो ये थोड़ा सा, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये दलित राजनीति, फिर से दलित राजनीति है, मुझे लग रहा है इस चुनाव को बाकी चुनावों से मिलाकर नहीं, मैं क्यों ना हम इससे दलित नहीं, अमित शाह ने अनाउंसमेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये वाला रामनाथ कोविंद, एक मिनट, रामनाथ कोविंद के चेहरे को पेश कर उसी दलित सियासत को साधने की कोशिश कर रही है। खाली चेहरा नहीं पेश किया, जिसको लेकर वो रक्षात्मक मुद्रा में ये दलित चुनाव है। ये इस बार का मुद्दा जो है वो दलित है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि के आर नारायणन को नहीं, के आर नारायणन को जब बनाया गया था तो उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता थे, मतलब प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने पहला दलित उम्मीदवार राष्ट्रपति देश के लिए दिया है, और उसी पर सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने सपोर्ट किया। दलित बिकॉज ऑफ दलित। त्रासदी है इस देश की कि दलितों के नाम पर खाना पूर्ति हमारे सियासी दल बहुत करते हैं, मगर हकीकत पिछले कुछ अरसे से हम लगातार देख रहे हैं दलितों पर जिस तरह के अत्याचार हुए। मगर आपके सामने तस्वीर रामनाथ कोविंद की, देखिए, अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी भी सामने वाले, और यहां पे लगातार एक संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। लोकसभा के सचिव अनुपम मिश्रा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो हैं यहां पर बातचीत करते हुए, और साथ ही आप अन्य नेता भी एनडीए के देख रहे हैं। पीछे आप रामविलास पासवान को देख रहे हैं यहां पर, अरविंद जी, जिन्होंने इस चुनाव को दलित अस्मिता का मुद्दा बना दिया था, जो अपने आप में काफी हास्यास्पद मैं मानूंगा कि उसको आपने चुनाव को दलित अस्मिता का बना दिया कि जो इनका विरोध करेगा वो दलित विरोधी होगा। दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन 3 चीफ मिनिस्टर्स के नाम हम लोग ले रहे हैं, उसमें पलानीस्वामी तो दिख रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल दिख रहे हैं, रामविलास जी दिखे, बाकी और नेता एनडीए के अभी नहीं दिख रहे हैं। शिवसेना का कोई नहीं दिखा, नवीन पटनायक नहीं दिख रहे हैं मुझे। केसीआर हैं, हाँ बिल्कुल। नहीं, ठीक है, फिर सब आए हैं। नहीं, वो थम्बी दुराई कौन है? पलानीस्वामी, मनोज जोशी के साथ उनका साइड प्रोफाइल शॉट है, वो थम्बी दुराई है। थम्बी दुराई है, तो इसलिए वो है। लेकिन मैं ये तब भी कहूंगा कि ये असली ताकत दिखाई दे रही है एनडीए की पूरी कंप्लीट, और जो उनके पावर हायरार्की है वो चीज़ भी दिखाई दे रही है इसमें। और आडवाणी जी को तब ज़्यादा करीब रखा गया था, बैठते वक्त मैं देख रहा हूँ वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं, प्रधानमंत्री आ गए। आते हुए आडवाणी जी बीच में थे, अब वो किनारे आ गए हैं, लेकिन तब भी आगे की पंक्ति में बैठाना और पूरी टीम लेके आना, ये अपने मैं आप तीनों से यहां पर जानना चाहूंगा,
राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जो मौजूदगी है, सबसे पहली पंक्ति में बैठना, मुझे याद नहीं पड़ता कि बीजेपी के इतिहास में कोई अध्यक्ष, देखिए वैसे तो अडवाणी भी अध्यक्ष रहे हैं, मजबूत अध्यक्ष रहे हैं, मगर इस तरह से अडवाणी के बाद कोई अध्यक्ष सामने वाली पंक्ति में बैठ रहा है। क्या वो अमित शाह का जो अपना वर्चस्व है बीजेपी के अंदर? ऐसा नहीं है। नहीं, इसके पहले जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो सांसद भी थे। हाँ। और अमित शाह सांसद नहीं है, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर सामने पंक्ति में बैठे हुए हैं। इसके पहले जितने भी अध्यक्ष हैं वो सांसद। तो ये नामांकन की प्रक्रिया में क्या हमने अध्यक्ष की मौजूदगी इतनी मुखर नहीं देखिए कभी? देखिए ना, पीए संगमा का जब नामांकन हुआ था, हाँ। तो उस वक्त जो अध्यक्ष थे, हाँ। शायद राजनाथ सिंह थे या नितिन गडकरी थे, वो भी साथ में थे। अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के समानांतर है आंतरिक शक्तियों में। कंचन दादा इस बात को जानते हैं। और मैं तो ऐसा एग्जांपल बता सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, और संसदीय बोर्ड की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी जो चाहते थे, वेंकैया नायडू ने उसको काटा, और काटने के बाद कहा कि अटल जी, हमको यही शिक्षा मिली है आपसे कि अध्यक्ष के नाते मैं अपना फैसला संसदीय बोर्ड को बताऊं, और उसको माना गया। तो अध्यक्ष का पद संस्थागत रूप से भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में, इन पार्टियों में बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है वो। उसको बैठक में भी अगर आप देखें तो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है तो अध्यक्ष पहले। ठीक है, मैं एक बार फिर वापस ये जो तस्वीर है उस पर आपको लाना चाहूंगा। ये बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो रही है कंचन गुप्ता, अगर आप बता सके कि ये जो शिष्टाचार के नाते बातचीत है, ये क्या संवाद है? नहीं, ये पूरी जो प्रक्रिया जांच चल रही होगी। ये एक वो फॉर्मेलिटी होता है कि भाई आपने क्या हिसाब किया है, आप कहाँ, क्योंकि इसकी जो अब से कैंपेन शुरू होगी, और ये कैंपेन में इनकी क्या प्लान्स हैं, कि कौन कौन पार्टीज इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आगे अगर ये लोग कुछ जो बाकी 3 और सेट्स ये सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में, तो ये पूरी जो एक प्रोसेस होती है, वो ये डिस्कशन, ये जैसे नॉर्मल कोई भी चुनाव में अगर आप चुनाव पर अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर आपसे सवाल करता है, आपको समझाता है, पूरा प्रोसेस आपको बता देता है अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ खास मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास बात है। नामांकन को लेकर जो अभी दावेदारी है, अगर उसमें कोई दिक्कतें हैं तो क्या उससे अभी संबोधित किया जाता है या बाद में? नहीं, स्क्रूटनी का एक टाइम होता है। अब जैसे नामांकन के अंतिम तिथि के बाद 1 दिन या 2 दिन मिलेगा जब नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी विधिवत तरीके से। अभी तो फौरी जांच हो रही है, एक तरीके से कोई कागज इनकम्प्लीट तो नहीं है, देख लिया, पूछ लिया, देखिए वो पूरा हो गया। देखिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और राजन सिंह मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर बने हुए हैं। राजन, बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसके बाद तमाम दलों के नेताओं से एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे रामनाथ कोविंद, और उसके बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करने के लिए आएंगे। वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में वापस आएंगे और यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगे, और न सिर्फ तमाम दलों को जो कि समर्थन दे रहे हैं उन्हें धन्यवाद देंगे, बल्कि उन नेताओं से भी और उन दलों से भी वोट की अपील कर सकते हैं मीडिया के जरिए जो कि समर्थन फिलहाल नहीं दे रहे हैं या फिर अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो एक तरीके से पहली बार नामांकन भरने के बाद रामनाथ कोविंद मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम दलों से अपने ये वोट मांगेंगे, और चुनाव प्रचार तरीके से कहा जाए कि वो उसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे। तो उसका इंतजार है कि रामनाथ कोविंद मीडिया से मुखातिब होते वक्त क्या कहते हैं और जो सवाल उठते हैं क्या उनका जवाब देते हैं या नहीं। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद सीधे आएंगे मीडिया स्टैंड पर और वहां पर मीडिया से मुखातिब होंगे। बिल्कुल, हमें उस बात का इंतजार है। राजन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो लोकसभा सचिव के दफ्तर से बाहर निकलते हुए ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और इसके बाद हमें इंतजार होगा कि जब वो बाहर आएंगे और पत्रकारों से बात करेंगे। तस्वीरों में आप प्रकाश सिंह बादल को देख रहे हैं और अकाली दल के तमाम नेता और सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर फ्लावर्स का बुके देते हुए, अब संदेश प्रधानमंत्री ने कुछ और दिया था कुछ दिनों पहले कि किताब दीजिए मुझे अगर देना चाहते हैं, मगर उन्हें बुके, फ्लावर्स का बुके यानी कि फूलों का गुलदस्ता लगातार दिया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे यहां पर हो।
अभी बुके से बुक तक पहुंचने में समय लगेगा। हाँ जी, बुके से बुक तक पहुंचने में वक्त लगेगा अभी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए रामनाथ कोविंद से, तस्वीरों में आप चंद्रबाबू नायडू को भी देख रहे हैं और उनके पीछे आपने लाल कृष्ण आडवाणी को भी देखा। तो बस अब से कुछ ही देर बाद जो है रामनाथ कोविंद बाहर आएंगे और पत्रकारों से बात करेंगे। तो एनडीए यूपी के कुछ नेता भी आप देख रहे हैं वहां पर। ये देखिए, मनोहर लाल खट्टर, सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव देव मौर्य भी दिख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी दिख रहे हैं आपको, और हल्की सी झलक आप देवेंद्र फडणवीस, और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तमाम लोग यहां दिखाई देते हुए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की है, जब अपनी दावेदारी पेश की थी। काफी देर तक ये चर्चा चली और उसके बाद अब बाहर का रुख करते हुए रामनाथ कोविंद अब से बस कुछ ही देर बाद वो पत्रकारों से बात करेंगे। तो यहां पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए और तमाम मुख्यमंत्री वहां मौजूद। पलानीस्वामी को तो हमने देखा, मगर नवीन पटनायक नहीं दिखे यहां पर। नवीन पटनायक भी नहीं दिखे और शिवसेना का कोई प्रतिनिधि नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है आनंद गीते या किसी को शायद होना चाहिए था, केंद्रीय मंत्री हैं वो, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो वैसे भी नहीं आते कहीं। जी जी। लेकिन कोई प्रतिनिधि उस तरह से शिवसेना का नहीं दिख रहा है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से भी लगातार विरोधाभासी बयान आते रहे। उद्धव ठाकरे जब तक नहीं आए और उन्होंने बयान नहीं दिया, तब तक उसको लेकर असमंजस था, तब तक ऐसा लग रहा था कि उसको लेकर विरोध ही हो रहा है। उद्धव ठाकरे का जो बयान है काफी कैटेगोरिकल है। एक मिनट में रोकूंगा आपको कंचन गुप्ता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनके पीछे रविशंकर प्रसाद। आज राष्ट्रपति। तो तस्वीरें जो हैं, कंचन गुप्ता आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी करें। नहीं, उद्धव ठाकरे का अपना जो बयान था कि वो एनडीए के कैंडिडेट के साथ हैं और उनका समर्थन है, तो वो काफी कैटेगोरिकल था, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं था। लेकिन आज का यहाँ पर किसी का अब यहाँ जितना हम लोगों को दिखा है, बिल्कुल, अब शायद हमारे जो वहां पर संवाददाता बता पाएंगे कि वो रहे वहां पर थे या नहीं थे, और बीजेपी के भी कोई यहाँ पर दिखे नहीं, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। नीतीश कुमार का तो वैसे भी अभी तक अधिकृत रूप से कोई अधिकृत तौर पर नहीं कहा, मगर मेरे ख्याल से अगर यहां पर वाकई जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा होता तो वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती। तो सारा फोकस उसी पर ही होता। बिल्कुल। अरविंद जी। नहीं, और एक एमएलए ने बयान दिया है अभी तक सिर्फ बिहार में, और उसी को हम अभी मान रहे हैं कि ये ऑफिशियल है। बाकी तो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। नीतीश जी के पहले दिन का बयान है, और वो तो अगर राज्यपाल उनका जा रहा है राष्ट्रपति बनने, तो वो तो कर्टसी भी हो सकता है। तो अभी फॉर्मल उधर से कुछ भी और नीतीश कुमार ने भी बार बार कहा है कि मैं निजी तौर पर ऐसा कहता हूं, मैं निजी तौर पर मेरा मानना है। नहीं, लेकिन पटना के माहौल के बारे में और जेडीयू के अंदर की जो बातचीत चल रही है उसके बारे में नीतीश कुमार का निजी मामला नहीं है। ये वहां जेडीयू का रामनाथ कोविंद पत्रकारों से बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनके साथ आनंद कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी, पीछे भूपेंद्र यादव हैं और अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता। आइए सुनते हैं। मीडिया स्टैंड पर है। मेरे मीडिया के सभी मित्रों, 125 करोड़ की आबादी वाला अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राष्ट्रपति पद इस लोकतंत्र का सबसे गरिमामय पद होता है। भूतकाल में इस पद को सुशोभित करने वालों में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर कलाम जी जैसे अनेक महानुभाव रहे हैं। इस महान परंपरा से देश और विदेश पूरी तरह से परिचित है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और इस की सर्वोपरिता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है।
देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। देश को सर्वांगीण विकास, नौजवानों की आशा और आकांक्षा, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मित्रों, कुछ ही वर्षों बाद हम आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऐसे समय में भारत का निरंतर विकास होता रहे और उसके निर्माण का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। देश को सर्वांगीण विकास, नौजवानों की आशा और आकांक्षा, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मित्रों, कुछ ही वर्षों बाद हम आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऐसे समय में भारत का निरंतर विकास होता रहे और उसके निर्माण का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो रामनाथ कोविंद जो हैं अपील करते हुए तमाम दलों से, और उन्होंने कहा कि उनके सामने एक बहुत लंबी चौड़ी विरासत है। उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम लिया, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया। तो इन तमाम नामों की विरासत है, उनकी विरासत की चुनौती है, और यही वजह है कि रामनाथ कोविंद का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि देश के अगले राष्ट्रपति वही होंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास 63% वोट्स हैं इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें आज सुबह की, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। किस तरह से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी का हाथ, ये देखिए किस तरह से दोनों का हाथ जोड़ दिया। देखिए बहुत कुछ कहता है ये। आडवाणी जी का चेहरा फिर भी थोड़ा नीचे था, सिर झुका हुआ था उनका, और दोनों का हाथ जोड़ा उन्होंने। अब ये हाथ जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी इन्हें विवेक जी, दोनों के हाथ को? नहीं, एक्चुअली दरअसल क्या है कि कोविंद जी को एहसास इस बात का है कि अंदर जो खटास रही है अभी तक आडवाणी जी के और मोदी जी के और तमाम नेताओं के बीच में आपस में, और खास करके जिस तरह से चयन हुआ, कोविंद जी का अचानक से नाम आया और
नाम आडवाणी जी का चल रहा था, जोशी जी का चल रहा था, सुषमा स्वराज का चल रहा था, तमाम सारे बड़े बड़े नाम चल रहे थे और एकदम से कोविंद जी का नाम आया, तो वो सबको एक तरह से नरम करने के लिए, और जो उनका स्वभाव है रामनाथ कोविंद जी का, कि वो एक बात मैं जानता हूं निजी तौर पर, क्योंकि वो मेरे शहर के हैं, मैं उनको शुरू से मैंने उनको राजनीतिक रूप से देखा है, वो मतलब विघटनकारी व्यक्ति नहीं है, निगेटिव पॉलिटिक्स वाले आदमी नहीं है, वो जोड़ने वाले व्यक्ति हैं। कभी उन्होंने परिवार में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, शहर में कभी इस तरह का काम नहीं किया जिससे एक विभेदनकारी व्यक्ति। वो यूपी की सियासत का हिस्सा रहे हैं, मगर कभी विवादों में नहीं रहे। वो बिहार जैसे राज्य के राज्यपाल थे, बहुत ऐसे मौके आए कंचन गुप्ता जहां वो विवादों का हिस्सा बन सकते थे, मगर कभी टकराव की स्थिति में नहीं रहे अपने वो ये जो बिहार, आपने अभी जो कहा कि बिहार में रहे और काफी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है बिहार में, इसके बावजूद अगर वो कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आए या कोई कॉन्फ्रंटेशनिस्ट सिचुएशन में नहीं आए, तो ये कहता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो सॉफ्ट है, विथड्रॉन है, रेटिसेंट है, और शायद राष्ट्रपति पद के लिए हमारे देश में जो सिस्टम है उसके लिए ऐसा ही व्यक्ति सही रहेगा। आप ये देखिए, प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया तो तब ये बात चली थी कि बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन है, बोलते हैं, तो क्या उनके लिए सही रहेगा, लेकिन उन्होंने भी अपना रोल जो है उस तरीके से। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, बसपा जो अभी तक समर्थन कर रही थी अब वो नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसके प्रति ईमानदार नहीं है। अगर सचमुच श्रीमती मीरा कुमार जी या दलितों के प्रति उनके भाव होते तो पिछली बार ही मीरा कुमार जी को ये लोग प्रत्याशी बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। केवल जब भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ कोविंद जी का नाम आगे किया तो केवल आपस में लड़ाने के लिए और दलितों का अपमान करने के लिए कांग्रेस ने इस प्रकार की रणनीति अपनाई है। उनके एजेंडे में सचमुच दलित होता तो मीरा कुमार जी को पिछली बार ही वे प्रत्याशी बनाए होते। यहां पर एक बार फिर दलित सियासत का जिक्र करते हुए और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर वाकई दलित सियासत के बारे में गंभीर होती कांग्रेस तो पिछली बार ही मीरा कुमार का नाम लिया जाता। देखिए, ये बात तो सही है अरविंद मोहन जी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या यूपीए का जो रवैया है वो प्रतिक्रियावादी था इस मुद्दे पर, वो एजेंडा सेट नहीं कर पाए। राष्ट्रपति चुनाव में अपर हैंड एनडीए का है ही वोट कल इससे, और मोदी जी की जो पर्सनालिटी है तो इसलिए पहल तो उनकी तरफ से ही होनी थी। और अब दलित वाला मसला योगी कह रहे हैं जिनके यहाँ अभी भी दलित मसला इतना बड़ा पड़ा हुआ है और उस पे वो क्या कर रहे हैं ये सारी दुनिया जान रही है। बिल्कुल, तो वो दलित हितैषी हो जाएं ये अलग मसला है। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी जो चुनाव होना है इसमें तो एनडीए के हाथ में ही थी, नरेंद्र मोदी के हाथ में ही सब कुछ थी। वैसे राष्ट्रपति चुनाव में हमेशा पहल सत्ताधारी दल ही करता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछली बार यूपीए ने किया था, उसके पहले यूपीए ने किया, जब एनडीए सरकार में वाजपेयी जी के समय भी तो कलाम का नाम एनडीए की तरफ से पहले आया, के आर नारायणन का नाम जो है संयुक्त मोर्चे सरकार की तरफ से पहले आया। हमेशा सरकार ही पहले अपना उम्मीदवार देती है। मेरे हिसाब से जहां तक सबसे मैं कवर कर रहा हूं या होश है, हमेशा सरकार की तरफ से नाम आता है। जनता पार्टी के समय भी नीलम संजू रेड्डी का नाम पहले जनता पार्टी ने दिया था, तब कांग्रेस ने समर्थन किया था। मुझे नहीं लगता कभी विपक्ष की तरफ से कोई पहला नाम आया हो। कंचन गुप्ता, देखिए, पहले की राजनीति छोड़ दीजिए, 2014 के बाद एक नया राजनीति है, ये कोई इसके साथ पुरानी राजनीति को मत जोड़िए। संवत्सर शुरू हो रहा है 2014 से, और 2014 यानी जड़ को हटा दीजिए, खाली तना रखिए। नहीं देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आई एम नॉट बीइंग फ्रिवलस। मैं रोक रहा हूं क्योंकि 2014 रामविलास पासवान ने आशीष कुमार सिंह से बात की है और उन्होंने एक बार फिर दलित अस्मिता का मुद्दा छेड़ दिया। क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। तो रामविलास पासवान से जो बातचीत हुई है, नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अब बार बार दलित अस्मिता का राग क्यों छेड़ना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों राग छेड़ना। 2014 एक कट ऑफ ईयर है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी आज नामांकन दाखिल हो गया, उस तरफ मीरा कुमार बिहार की दलित नेता, आपको लगता है कि कॉन्टेस्ट है? मीरा कुमारी जी को तो बलि का बकरा बनाया गया है। मीरा कुमारी जी को बनाना था और दलित को बनाना था, तो कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी उन्होंने दलित को कहते प्रधान राष्ट्रपति नहीं बनाया। प्रधानमंत्री की बात तो दूर रही,
कभी नहीं बनाया। KR नारायण बने थे तो हम लीडर ऑफ द हाउस थे, और गुजराल जी की सरकार थी, और अभी दूसरा जो है दलित राष्ट्रपति जो बने हैं वो मोदी जी ने के समय में बना है। तो कांग्रेस पार्टी क्यों जो है मीरा कुमार जी को बीच में ला करके जो है बिना मतलब पैसे की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी। आपका कहने का मतलब विड्रॉ कर ले, ये बेहतर है? हम विड्रॉ क्यों, हम क्यों कहेंगे विड्रॉ करना, उम्मीदवार देना ही नहीं चाहिए था। एक आखिरी सवाल, लालू जी अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल होगी अगर नीतीश जी ने समर्थन नहीं किया बिहार। नहीं, तो लालू जी चाहते क्या हैं? नीतीश जी ने अपना रास्ता साफ कर दिया कि लालू जी के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, तो लालू जी को हिम्मत है तो समर्थन वापस लें। हमसे बात करने के लिए रामविलास पासवान चुनौती दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव को कि हिम्मत है तो नीतीश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें, और कह रहे हैं कि कांग्रेस का दोहरा सर्वसम्मति से ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। और ये जो चुनाव है ये वास्तव में मूल्यों की, सिद्धांतों के, आदर्शों की लड़ाई है। और ये जो 17 दल इस समय साथ आए हैं, ये सिद्धांतों को लेकर के इनके मन में अटूट विश्वास है। और मैं जो अपना चुनाव का इस समय प्रचार कार्य करूंगी शुरू, तो इन सिद्धांतों के आधार पर करूंगी, इन 17 दलों के प्रत्याशी के रूप में। और इस समय मैं अपने निर्वाचक मंडल से यह अनुरोध भी करना चाहूँगी कि वो देश के भविष्य को, और विशेष रूप से हमें जो ये विरासत मिली है कि हम बहुधर्मी देश हैं, और सभी धर्मों को, सभी प्रकार की सोच को, सभी प्रकार की विचारधाराओं को साथ लेकर के जो हमारी ये जो संस्कृति है, ये जो हमारी धरोहर है, इसको ध्यान में रखते हुए हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं। नॉमिनेशन कब तक फाइल? ये इसके बारे में अभी विचार हो रहा है, और मैं इस समय आपको इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगी। One in English. There was one last question in English. For 20. तो आप यूपीए की जो दावेदार हैं, या मोदी विरोधी या एनडीए विरोधी मोर्चे की जो दावेदार हैं, उन्हें आपने सुना किस तरह से वो कह रही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि यूपीए या जो मोदी विरोधी मोर्चा है वो टेम्पो को बढ़ाएगा? क्योंकि मैं कहीं पर देख रहा था कि ये मुकाबला फासिवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता है। क्या आपको लग रहा है कि उस तरह से टेम्पो को, आक्रामकता को बढ़ाया जा सकता है? विनोद जी, देखिए, कोशिश पूरी होगी विपक्ष की तरफ से इसको बनाने की। वो मीरा कुमार के अनुभव और मीरा कुमार के कैंडिडेट जो उनका जो योग्यता है उसको भी सामने लाएंगे, उनकी विरासत जो जगजीवन राम की है उसको भी लाएंगे। लेकिन नंबर गेम जो है पूरी तरह से वो एनडीए के पक्ष में है, और अच्छी तरीके से पक्ष में है, खासकर शिवसेना और नीतीश कुमार के रुख के बाद तो और ज्यादा। तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक लड़ाई होगी, जैसे कि प्रणब मुखर्जी के टाइम में बीजेपी ने पीए में संगमा को लाके नॉर्थ ईस्ट का मामला कि भाई पूर्व उत्तर के जनजाति का एक नेता है, या लेफ्ट पार्टीज ने कलाम के खिलाफ कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उतारा था। तो इस तरह की एक सिंबॉलिक लड़ाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बहुत चुनौतीपूर्ण लड़ाई नहीं। क्या तलखी देखी जा सकती है? क्योंकि आजकल तो हर चीज में हम तलखी देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये आज जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी एडवाइजर जो है कांग्रेस पार्टी मार्क्सिस्ट है। तो सीपीएम और कांग्रेस, सीपीएम ने कांग्रेस को जो पाठ पढ़ाया कि आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेंसस कैंडिडेट के पाथ में मत चलिए, आप अपना कैंडिडेट लाइए और इट विल बी अ पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। तो ये पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो वहां पर उनको अपनी मैसेजिंग करनी पड़ेगी। और जहां उसी में मैं जो पहले आपको बात बता रहा था कि 2014 अगर वाटरशेड ईयर है, तो आप उसके पहले क्या रहा कि पहले सरकार ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, फिर ऑपोजिशन ने किया। उस लीग से हटकर इस बार ऑपोजिशन को अपना कैंडिडेट जो है पहले अनाउंस करना चाहिए था, एजेंडा ऑपोजिशन को सेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो उन्होंने नहीं किया। जो उन्होंने नहीं किया, वो चुनाव हार जाते, वो फिर भी चुनाव हारते। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है तो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट के रूल ये नहीं है कि आपने दलित कैंडिडेट फाइल किया, प्रपोज किया, तो हमने भी दलित कैंडिडेट प्रपोज किया। और
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, जिस तरीके से अभी तक ये हो रहा था कि निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन अब मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है। देखिए श्री रामनाथ कोविंद जी का विरोध करने का मतलब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के गरीब विरोधी और दलित विरोधी चेहरे को एक बार पुनः उजागर कर देता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल का प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत के साथ में जो है अभी तक मायावती जो समर्थन करने की बात कर रही थी, अब वो भी जो है मीरा कुमार के पक्ष में दिख रही हैं। देखिए यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। एक गरीब परिवार का, एक दलित परिवार की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए श्री रामनाथ कोविंद जी देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, यह समीकरणों से स्पष्ट साबित हो चुका है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रत्याशी बनाया है, और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक आखिरी सवाल ये कहा जा रहा था कि अब राष्ट्रपति चुनावों में भी ये इससे जातीय राजनीति होने लगी है। जातीय राजनीति नहीं, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भी एक गरीब और एक दलित पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति पहुंच सकता है। यह भारत के अंदर संभव है और ये भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ, उनका ये कहना है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और फिलहाल अब जो है बीजेपी ने इस मामले को जो है जिस तरीके से उनको उम्मीदवार बनाया है, वो यही दिखाने के लिए कि बीजेपी सभी जातियों के लोगों को बराबर मानती है और उसी आधार पर उनको उम्मीदवार बनाया है, उनकी जीत को लेकर के आश्वस्त है। कैमरा पर्सन योगेश शर्मा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एक ऐसे माहौल में जहां सियासत में इतनी ज्यादा ध्रुवीकरण है, इतना ज्यादा पोलराइजेशन है, ऐसे में यह कहना कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं, अभी शुरू हो गई सियासत। अभी तो जबकि विपक्ष ने एक दलित उम्मीदवार ले आके इस मुद्दे को भोतरा किया है, इसके बावजूद अभी रामविलास जी ने या आदित्यनाथ ने जिस तरह से बात शुरू की, वो वही है कि इसी चीज़ को भुनाया जाएगा। असल में बीजेपी एक पोजिशनिंग कर रही है अपने पूरे इसमें सोशल इंजीनियरिंग, और वो अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो दलितों की पार्टी बने, दलितों के हित को आगे ले आए, दलितों की लड़ाई लड़े, लेकिन सिंबॉलिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिंबॉलिज्म कांग्रेस ने काफ़ी किया है, और वो करके दलितों की क्या हालत हुई है, मुसलमानों की क्या हालत हुई है, ये हम देख रहे हैं। तो और वो अगर आपको करनी है सियासत, तो उसके परिणाम आपको जमीन पर दिखाई देने चाहिए। वही, और जमीन पे क्या हो रहा है दलितों के साथ हम सब जानते हैं इस देश में। सवाल यहां पर यह है कि हम सियासत करें। अब आप कल्पना कीजिए कि मीरा कुमार की जगह कोई गैर दलित चेहरा होता, अयोग्य होता, हाँ, और योग्य भी होता, जैसे मैं मान लूं अगर राजमोहन गांधी होते, तो फिर किस तरह के बयानात होते एनडीए के नेताओं की तरफ से? नहीं, तो वो तो सीधे फिर तो यही कहते हैं कि भाई दलित को बनाइए राष्ट्रपति, और हम दलित को लेकर के आए हैं सामने, और दलित वर्सेस गैर दलित लड़ाई होती हो। लेकिन चूंकि मीरा कुमार भी दलित हैं, वो भी बड़ी दलित नेता है, ज्यादा चर्चित दलित नेता है कोविंद जी के मुकाबले। कोविंद जी को तो देश अब जान रहा है, इसके पहले तो उत्तर प्रदेश में ही लोग नहीं जानते थे कोविंद जी को, राज्यपाल बनने से पहले। जब राज्यपाल बने तब लोगों ने जाना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कंचन जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार लड़ाई बहुत तल्ख होगी? क्योंकि देखिए पिछले 3 सालों में सियासत में बहुत ज्यादा कड़वाहट ने प्रवेश किया है। मैं आपकी बात मानता हूं, और बहुत पोलराइज्ड एक बड़ी पोलराइज्ड सिचुएशन में अब हम हैं यहां। लेकिन इसके अलावा मैं जो कहना, हर बार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हर बार उस चुनाव को लेकर राजनीति होती है। राष्ट्रपति का जो पद है, प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज अ पॉलिटिकल ऑफिस। ये एक फिक्शन बना हुआ है हमारे देश में जब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चालू हुए कि इट इज अबव पॉलिटिक्स। वो ये झूठ है। राष्ट्रपति का दफ्तर जो है वो एक पॉलिटिकल ऑफिस है। राष्ट्रपति जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। वो अगर वो सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे हैं तो सरकार के साथ मिलकर लेते हैं, और अगर सरकार के साथ संबंध अच्छे नहीं है, जैसे जैल सिंह के जमाने में हुआ, तो वो सरकार के विरुद्ध अपना निर्णय लेते हैं। यही जैल सिंह के साथ अगर राजीव गांधी के संबंध सही रहे होते, और राजीव गांधी के साथ जो बड़े ही छोटे कद के कुछ लोग थे, उन्होंने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, अगर वो नहीं हुआ होता
तो अभी अरविंद मोहन जी ने जो टेलीग्राफ एक्ट का एग्जाम्पल दिया या पोस्टल बिल का एग्जाम्पल दिया, तो वो बिल जो है पास हो गया होता और वो बिल आज हमारे देश में कानून होता। तो राष्ट्रपति का ऑफिस पॉलिटिकल ऑफिस है, इस पर कोई हमारी डिल्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये एक अबव पॉलिटिक्स है और बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हमारे सामने एक और चीज है, हमारे सामने फखरुद्दीन अली अहमद की मिसाल है जिन्होंने इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन पर दस्तखत किए थे। यही वजह है विनोद जी कि राष्ट्रपति का दफ्तर बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब की जो भी सियासी विरासत रही हो, मगर उनकी जब चर्चा की जाती है तो उस एक लम्हे को लेकर चर्चा की जाती है। हालांकि शायद इमरजेंसी के खत्म होने से पहले उनका निधन हो गया। नहीं, गलत और सही डिसीजन जितने राष्ट्रपतियों ने किए हैं हमको भेद करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उस सबको भुला दें कि आप आज राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाने पर फैसला कर दिया, कल कोर्ट ने पलट दिया। ठीक है, अब अभी हुआ है तो वो राष्ट्रपति का फैसला सही कैसे हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम की हम लोग बहुत तारीफ करते हैं। बिहार विधानसभा भंग करने का मेरी मजबूरी एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज जारी है, कौन बनेगा राष्ट्रपति, जिसका जवाब 20 जुलाई को, मगर सरगर्मियां अभी से जारी हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।